हेलो गाइस, वेलकम टू कैम लर्न टी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जो एक्चुअली हमने ऑलरेडी एक पहले उसकी सीरीज स्टार्ट की थी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी का वन ऑफ द टॉपिक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के हमने लास्ट टाइम जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें एग्जांपल्स की बात की थी। इस टाइम हम थोड़े सी थियरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, बेसिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है और वो वर्क कैसे करती है। इंस्ट्रूमेंटेशन भी हम उसमें देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक साइड कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किए गए हैं और एक साइड कोनिकल फ्लास्क है और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। ये सिर्फ जस्ट इमेज करने के लिए कि भाई इमेजिंग करने के लिए कि हम ऐसे कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं। एक्चुअली ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की पिक्चर्स नहीं है, मिक्स स्पेक्ट्रोस्कोपी की पिक्चर है, बट इसके ऊपर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी ऐसी कुछ हो सकती है। अब सबसे पहले तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर हमें पढ़नी है तो उसमें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी हम क्यों करेंगे, सबसे पहली बात। और स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर हम करेंगे तो किस पे करेंगे, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि अगर मुझे स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है तो कैसे कंपाउंड पे हम कर सकते हैं। एक्चुअली यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के दोनों कर भी काम कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है हमारे पास। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम सभी को पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं कि जिसमें भी कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सल्फर ऐसे एटम प्रेजेंट होते हैं, उससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबसे पहले तो उसकी थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन ले लेते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक्चुअली पहले क्या होता था कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे हम आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करते थे हम लोग कि उसकी क्लासिकल मेथड हम यूज़ करते थे। क्लासिकल मेथड में क्या आता था कि उसके क्वालिटेटिव एनालिसिस करते थे, एलिमेंट टेस्ट यानी कि, या क्वांटिटेटिव टेस्ट करते थे, यानी कि उसके ऊपर जो भी हम टेस्ट करते थे उसके ऊपर से हमें परसेंटेज फाइंड आउट होता था। ठीक है, यहाँ पे हम एलिमेंट यानी कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्या है, वो हम फाइंड आउट करते थे। यहाँ पे उसका परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, या एम्पिरिकल फार्मूला हम उसके ऊपर से हम फाइंड आउट करते थे। जैसे कि हमें यहाँ पे ये पता चल गया है कि भाई उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो मे बी उसका जो फार्मूला होगा वो C2H5O होगा या C2H5H होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। यानी कि उसके ऊपर से हम एम्पिरिकल फार्मूला हम फाइंड आउट करते थे। तो ये जो मेथड सब हुई वो क्लासिकल मेथड हुई, यानी कि उसके ऊपर से हम मे भी पॉसिबल है कि हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे कुछ। ठीक है, उस मेथड को हम क्लासिकल मेथड पे कहते हैं। उसके बाद थोड़ी सी डिफरेंस मेथड आई, यानी कि मॉडर्न मेथड आई, जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉडर्न मेथड में एक्चुअली आप इजीली कह सकते हो कि भाई आपका जो भी मॉलिक्यूल है वो यही है, मे बी ये है, ऐसा हम नहीं कह सकते उसमें। वो कहाँ पे कह सकते हैं, क्लासिकल मेथड में आप वो कह सकते हो कि मे बी ये कंपाउंड आपका है। बट मॉडर्न मेथड में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में, आप कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी करो, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी करो, बट उसके ऊपर से आपको ये पता चलता है कि भाई आपका जो कंपाउंड है वो एक्चुअली में यही है, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। इसीलिए हम मॉडर्न मेथड लाए हैं, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इंक्लूड की है।
स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत सारे पार्ट्स है, जैसे कि विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सिर्फ कुछ ही पार्ट मैंने इंडिकेट किए है, वैसे तो बहुत सारी है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, वैसे तो बहुत सारी है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। बट इसमें से जो हमें चाहिए अभी वही हमने यहाँ पे इंडिकेट की है, जैसे कि विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर से आप ये पता कर सकते हो कि आपका जो कंपाउंड है, जो भी सैंपल है, उसमें कॉन्जुगेशन कितने हैं, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, वो आप पता कर सकते हो। और वो कैसे पता करोगे आप? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के ऊपर से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन सबसे पहले तो काम करता है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आप कब फाइंड आउट कर सकते हो? जब आप इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन उसमें उसके ऊपर ट्रांसफ़र करोगे तब। यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर से आप कॉन्जुगेशन पता कर सकते हो, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो एग्जांपल थे उसमें के डाइन सिस्टम में कॉन्जुगेशन कैसे होता है, एरन में कैसे होता है, इनोन में कैसे होता है, वो हमने देखा था। तो यूवी विजिबल के ऊपर से हम कॉन्जुगेशन पता कर सकते हैं। वैसे ही आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हमने देखा था उसमें कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। यानी कि वाइब्रेशनल यानी कि कोई भी मेरे पास अगर फंक्शनल ग्रुप है, अगर मैं उसके ऊपर एनर्जी अप्लाई करता हूँ, एनर्जी अप्लाई करने के बाद उस फंक्शनल ग्रुप पे कुछ ना कुछ वाइब्रेशन हो गए, जो भी वाइब्रेशन हो गए वो मेजर हो गए, और उसके बाद हमें आइडेंटिफाई होगा कि ये मे बी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो इसीलिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर से हम क्या पता कर सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप पता कर सकते हैं, ओके। वैसे ही एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हमने देखा था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर से हम अगर प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके ऊपर से हम पता कर सकते हैं कि इसमें कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है। अगर 13C एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो उसके ऊपर से हम कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके ऊपर से हम फॉर्मूला पता कर सकते हैं। बट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाम ही बोल रहा है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। यानी कि आपका जो न्यूक्लियस है, अगर उसमें आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो वो जो न्यूक्लियस है वो कहीं ना कहीं फ्लिप करेगा, अपनी जगह से दूसरी जगह पे फ्लिप करेगा। वो जो फ्लिप होता है उसके ऊपर से वो जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद फ्लिप होता है। तो वो जो फ्लिप होता है तो वहाँ पे आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं यूज़ हुई फ्लिप होने में। तो वही एनर्जी मेज़र होके हमें पता चलता है कि आपका जो एटम है उसमें जितने भी प्रोटॉन है, अगर हमने प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ली है तो उसमें जो भी प्रोटॉन है वो कैसे फ्लिप होता है, कितनी एनर्जी लेके फ्लिप होता है, उसके ऊपर से आपको स्ट्रक्चर पता चलता है। तो उससे हम उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। यानी कि उसका दूसरा नाम है प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरी भी एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जैसे मैंने अभी कहा वैसे 13C एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी कि इसके ऊपर से हम कार्बन, जैसे यहाँ पे हमने प्रोटॉन की बात की, वैसे ही कार्बन के ऊपर से भी हम मॉलिक्यूल फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अभी हमें यहाँ पे डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये जो टॉपिक्स है वो वेरी लेंथी टॉपिक है, तो इसके ऊपर से अभी हमें यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि एक्चुअली एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, 13C एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो
अभी के लिए इतना ही है। तो हमें सिर्फ ये आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए कि अगर मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैं कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी करूँगा तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी करता हूँ मैं, तो आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर से मुझे पूरा स्ट्रक्चर पता नहीं चलेगा, बट फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है। जैसे ही विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी करूँगा तो इसके ऊपर से मुझे कॉन्जुगेशन पता चल जाएगा। वैसे ही अगर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहा हूँ मैं तो उसके ऊपर से मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या पता चल जाएगी मुझे। तो ऐसे ही स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क क्या करती है और उसका रिजल्ट क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद सबसे पहले तो स्पेक्ट्रोस्कोपी ये थी हमारे जो हमने अभी देखा वो था आइडेंटिफिकेशन था कि हम एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या कर सकते हैं। अब सीधा स्पेसिफिक जो हमारी मॉडर्न मेथड है जो यहाँ पे है उस पे जाते हैं, इसको अभी भूल जाते हैं, इस पर आते हैं। ये जो मॉडर्न मेथड है उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली वर्क कैसे करेगी। ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्क कैसे करेगी उससे पहले तो आपको ये समझना है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर का जो भी इंटरेक्शन होता है उसे इंडिकेट करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप सोचोगे चलो भाई मैटर तो मुझे पता चल गया है कोई चीज़ होगी, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है वो आपको अभी थोड़ा सा एक नया वर्ड आया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी क्या। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी क्या, तो एक्चुअली वो हम देख नहीं सकते बट महसूस कर सकते। जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ की गई है, ये पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो ऐसा कुछ होता है। ओके। यानी कि ये थोड़ा सा मैंने अच्छी तरह से ड्रॉ नहीं किया है बट ऐसे कुछ होता है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका जो रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे वेव्स की फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। ठीक है। बट वेव्स में की फॉर्म में आगे बढ़ रहा है पर यहाँ पे जो वेव्स की लंबाई है वो यहाँ पे ज़्यादा है बट यहाँ पे कम है। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इसकी ये जो लेंथ है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, और ये जो वेव्स जा रही है उसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहेंगे, EMR कहेंगे। ठीक है। बट हम कौन से EMR यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड रहता है। अब कौन से EMR यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास गैमा रेज है, ठीक है, गैमा रेज है, गैमा रेज यानी कि उसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है। अब वेवलेंथ यानी कि वो भी एक आपके मन में सवाल आया होगा, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। बट अभी ये समझो कि ये जो गैमा रेज होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है। इसीलिए वो यहाँ पे होते हैं इस साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेव्स होती है वो छोटी हो जाती है, एकदम अंदर सिमट के रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे छोटी है। तो यहाँ पे गैमा रेज होते हैं, उसके बाद एक्स रेज होते हैं, यहाँ पे आपकी एक्स रेज होगी। ठीक है। यहाँ पे जो रेडिएशन होगा वो थोड़ा सा स्प्रेड होता हुआ आपको दिखेगा, यानी कि थोड़ा स्प्रेड होगा। उसके बाद आएगा यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज आपको कहाँ पे दिखेंगे, तो जो सूर्य में से जो प्रकाश आता है, जो रेज आते हैं उसे हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। वो एक्चुअली हम
वैसे तो देख नहीं सकते बट वो महसूस होते हैं, इसीलिए उसे अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। उसकी जो वेवलेंथ होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए वो स्प्रेड ज़्यादा होते हैं। वैसे उसके बाद विजिबल लाइट यानी कि विजिबल रेज। अब विजिबल लाइट यानी क्या आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि जो हमारे घर में लाइट होती है, बल्ब होता है, वो जो हम स्विच ऑन करते हैं तो जो भी लाइट में दिखती है तो उसके अंदर से भी कुछ ना कुछ रेज निकलते हैं। वो जो रेज निकलते हैं उसे हम विजिबल लाइट कहते हैं, क्योंकि वो हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, इसीलिए वो उसे हम विजिबल लाइट कहते हैं। ठीक है, तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो थोड़ी सी और ज़्यादा स्प्रेड होती है। उसके बाद आईआर रेज होते हैं। आईआर रेज की भी जो वेवलेंथ होती है वो थोड़ी सी और इंक्रीज होती है। आईआरएस एक्चुअली जो रिमोट होता है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा रहते हैं। टीवी रिमोट, रेडियो रिमोट जो होता है, या एसी का रिमोट, जो भी जितने भी रिमोट्स होते हैं वो सभी जो रिमोट होते हैं वो एक्चुअली इंफ्रारेड रेड के ऊपर डिपेंड रहते हैं। उसके बाद माइक्रोवेव्स यहाँ पे होते हैं। माइक्रोवेव्स एक्चुअली माइक्रोवेव ओवन में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जो खाना होता है वो गर्म करने में, तैयार करने में वो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है। और उससे भी ज़्यादा जो सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ वाला होता है उसे कहते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स नाम ही बोल रहा है कि रेडियो वेव्स, रेडियो टीवी में जो भी एफएम टीवी जो हम यूज़ करते हैं उसमें जो भी वेव्स यूज़ होता है वो उसे रेडियो वेव्स कहते हैं, और उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं राइट से लेफ्ट तरफ आता हूँ तो मेरी वेवलेंथ इंक्रीज होती है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ठीक है, राइट से लेफ्ट तक आता हूँ तो मेरी वेवलेंथ इंक्रीज होती है। वेवलेंथ क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, बट अभी आप ये समझो कि जैसे जैसे मैं लेफ़्ट से राइट तरफ आता हूँ तब तब वहाँ पे मेरी वेवलेंथ इंक्रीज होती है। वैसे ही अगर मैं लेफ़्ट से राइट तरफ आता हूँ तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, वैसे ही राइट से लेफ़्ट तरफ जाऊँगा, सॉरी, लेफ़्ट से राइट तरफ, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती रहेगी। फ्रीक्वेंसी यानी क्या, अब वो भी एक सवाल आया। फ्रीक्वेंसी में आपको समझाता हूँ आगे क्या है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एक्चुअली ये वर्ड आपने सुना है। आप रेडियो जॉकी पे कहीं भी गाना सुनते हो तो वहाँ पे कहते हैं कि भाई 102 फ्रीक्वेंसी पे ये चैनल है, 103 पर ये फ्रीक्वेंसी पे ये चैनल है। तो यानी कि उतनी अगर उतनी कंसंट्रेशन में आप वो रेज सेट करोगे तो आपको ये चैनल सुनाई देगी, तब वो आपका जो रेडियो का एंटीना है वो वहाँ पे कनेक्ट होगा, ऐसा कहते हैं। ठीक है, बट इससे भी इजी लैंग्वेज में मैं आपको फ्रीक्वेंसी आगे समझाता हूँ। बट अभी आप ये समझो कि अगर मैं यहाँ से यानी कि राइट से लेफ़्ट तरफ आता हूँ तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, एंड लेफ़्ट से राइट तरफ जाता हूँ तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। यानी कि दोनों एक दूसरे में ऑपोजिट है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे गैमा रेस है, वहाँ पे वेवलेंथ सबसे कम होगी और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। वैसे ही लेफ़्ट साइड यानी कि रेडियो वेव्स जो होते हैं वहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी एंड वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को पता चल गया। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो ऐसे आगे बढ़ता है, वेव्स के फॉर्म में आगे बढ़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गैमा रेज यहाँ पे है, जैसे छोटे होते हैं, एक्स रेज यहाँ पे, अल्ट्रावायलेट यहाँ पे, विजिबल यहाँ पे, इंफ्रारेड यहाँ पे, माइक्रोवेव्स यहाँ पे और रेडियो वेव्स यहाँ पे। यानी कि रेडियो वेव्स सबसे ज़्यादा स्प्रेड है और गैमा रेज सबसे कम स्प्रेड है। ठीक है, इसलिए मैंने अभी आपको कहा वैसे कि ये राइट साइड है, राइट साइड की तरफ वेवलेंथ
डिक्रीज होती है और लेफ्ट साइड वेवलेंथ इंक्रीज होती है। इसलिए देखो यहाँ पे 10⁻12, 10⁻10, 10⁻8, 10⁻6, -5, -2, 3, यानी कि जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड आ रहे हो वैसे वैसे वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। बट जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट तरफ जाओगे, यानी कि आप यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी 10⁻4, 10⁻8, 10⁻12, 10⁻15, 16, 18, 20, यानी इस तरफ आप जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये जो स्पेक्ट्रम है वही दिखा रहा है कभी आपकी जो रेज है वो इस हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं। नेक्स्ट जाते हैं, अब आते हैं वेवलेंथ। जो मैंने कहा वे सबसे पहले तो वेवलेंथ कह रहा था मैं, तो वेवलेंथ क्या है सीख में। तो सबसे पहले तो ये जो है वो मैं आपको बता दूं, ये जो EMR है, EMR जा रहा है यहाँ से ऐसे, ठीक है। इसमें से मैंने थोड़ा सा ही पोर्शन लिया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन मैंने लिया है, ठीक है। थोड़ा सा ही पोर्शन मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, क्योंकि उसमें से ही मुझे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपको समझाना है कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, जैसे जैसे आप सॉरी, यहाँ पे राइट साइड एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड, ठीक है। वो यहाँ से आपको उल्टा दिखाया गया है इसीलिए। तो जैसे जैसे आप इस तरफ आगे बढ़ोगे वैसे वैसे वेवलेंथ इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे इस तरफ से यहाँ पे आओगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो कि जैसे मैंने अभी कहा वैसे कि ये आपका एक वेव्स जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ से ये जो पीक ऊपर जो पीक जा रहा है और फिर से धीरे 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 नीचे आ रहा है, उसके बाद नीचे जाएगा, ठीक है, और यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा और फिर से नीचे आएगा। तो जो हाईएस्ट पीक होता है, जहाँ पे हाईएस्ट आप पीक टच हो रहा है, और आपका जो मिडल लेंथ है वो, यानी कि जो टाइम है वो, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहेंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो, ठीक है। जो हाईएस्ट पीक है वो से आपका जो मिडल लेंथ है वहाँ तक का, उसे हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। अब जो हाईएस्ट पीक वहाँ पे आपका टच हुआ है और नीचे आया है, यानी कि जो हाईएस्ट पीक आप बना रहे हो आप, उसे हम कहेंगे क्रस्ट, ठीक है। CREST, क्रस्ट, ओके। वैसे ही यहाँ हाईएस्ट पीक आ गया, धीरे 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 नीचे डिक्रीज होता गया, और डिक्रीज होने के बाद उसकी जो कैपेसिटी डिक्रीज होने की वो बंद हो गई। उसके बाद धीरे से फिर से इंक्रीज हो रहा है, मिडल लेंथ आ गई, फिर से इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो डिक्रीज, जो मैक्सिमम डिक्रीज हुआ, डिक्रीज पीक आया आपका, उसे कहेंगे ट्रथ, ठीक है। क्या कहेंगे उसे? ट्रथ, ओके। हाईएस्ट पीक आया उसे क्या कहेंगे? क्रस्ट, एंड जो लोएस्ट पीक आया उसे कहेंगे ट्रथ, ओके। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि आपके पास ऐसे जितने भी हाईएस्ट पीक आए, यानी कि ये जो पीक है ये जो पीक है ये, तो इस पीक से इस पीक का डिस्टेंस, ये दोनों जो क्रस्ट है, जो दो क्रस्ट है उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे वेवलेंथ लैम्बडा, ठीक है। यानी कि दो क्रस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहेंगे लैम्बडा। वैसे ही नीचे आ जाओ, जो ट्रथ हमने फाइंड आउट किया था वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब फॉर एग्जांपल क्रस्ट मुझे नहीं लेना है, ऐसा समझो कि मैंने क्रस्ट नहीं लिया, ट्रथ भी हम कर सकते हैं।
कि ये जो दो टर्न है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे भी हम वेवलेंथ ही कहेंगे। ठीक है, दो क्रस्ट मान लो या दो टर्न मान लो, दोनों में से आप कुछ भी आप मान सकते हो, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। वैसे ही फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पे देखो कि ये जो वेव्स है वो जा रही है यहाँ से, ये टाइम है। ठीक है, धीरे 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 टाइम इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे वेव्स आगे बढ़ रही है। तो यहाँ से यानी कि जहाँ से क्रस्ट होना स्टार्ट हो रहा है वहाँ से वो जो टाइम होगा वो, ठीक है, वो जो भी टाइम होगा वो, और उसके बाद क्रस्ट हुआ, फिर से बीच में आया यानी कि मिडल लेंथ में आया, उसके बाद ट्रंक गया, उसके बाद फिर से मिडल लेंथ में आया, यानी कि अब क्रस्ट फिर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ से जैसे हमने स्टार्ट किया था वैसे ही फिर से यहाँ पे हुआ। ठीक है, यहाँ तक आ गया यानी कि वन साइकिल ख़त्म हो गई। तो फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे, क्योंकि आपकी जो रेज है, EMR है, जो एक साइकिल ख़त्म होने में जितना टाइम लगता है उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, यानी कि 1 सेकंड, या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 सेकंड में जितने भी फ्रीक्वेंसी पास आउट हुई उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जितनी भी रेडिएशन पास आउट होती है उससे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से EMR स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आया, नीचे गया, ट्रंक गए बना, उसके बाद फिर से मिडल लेंथ में आया और 1 सेकंड ख़त्म हो गई, यानी कि 1 सेकंड में मेरा EMR है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आया, तो इसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ओके, इजी। नेक्स्ट, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे मैंने कहा वैसे गैमा रेज, एक्सरे, UV रे, IR, माइक्रो रेडियो वेव्स, ठीक है, वो सब मैंने कहा आपको। तो वही बात यहाँ पे है, जो गैमा रेज है उसकी जो वेवलेंथ होती है ये सब वेवलेंथ में मेज़र किया है। ठीक है, तो गैमा रेज की जो वेवलेंथ होती है वो 0.01 नैनोमीटर होता है। अब नैनोमीटर यानी कि क्या, तो मैंने आपको आगे बताना भूल गया कि जो वेवलेंथ होता है, ठीक है, उसकी जो ये होता है इंडिकेट, वो लैम्बडा से हम करते हैं, और उसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर इनवर्स है, या नैनोमीटर है, या एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, वो उसका यूनिट है, तो वो मैं आगे आपको बताता हूँ, वो आगे आएगा ही आएगा। तो गैमा रेज है वो 0.01 नैनोमीटर है, वैसे ही एक्स रे 0.01 से 10 नैनोमीटर, UV रेज 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, यानी कि ये अल्ट्रा वायलेट रेज है 200 से 400। देन विजिबल रेज की रेंज क्या है, 400 से 800 नैनोमीटर, यानी कि UV रेज की पूरी रेंज अगर हम बताने जाए तो 200 से 800 नैनोमीटर उसकी रेंज है, UV रेंज की, यानी कि जो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी आगे पढ़नी है, यानी कि इसी रेंज में हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, वैसे ही IR रेज, उसमें भी 3 पार्ट है, नियर IR, मिड IR एंड फार IR। नियर IR की जो रेंज होती है वो होती है 0.8 to 2.5 माइक्रोन। ओके, वैसे ही मिड IR 2.5 से 15 माइक्रोन, एंड फार IR 15 माइक्रोन से 200 माइक्रोन। अब ये माइक्रोन को हम अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 825 से 2250 नैनोमीटर होती है IR रेंज, अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो। अगर माइक्रोन में लेते हैं तो ये होती है। कन्वर्टेशन कैसे होता है, कन्वर्ट हम कैसे कर सकते हैं, वो हम एक्चुअली IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ने वाले हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ हमें ये इसकी ही ज़रूरत है, तो हम इसके ऊपर सबसे ज़्यादा बार रखेंगे। बट ये सब हमें जनरल नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअली स्पेक्ट्रोस्कोपी में होगा क्या। ठीक है, और उसके बाद माइक्रोवेव्स, उसकी जो रेंज होती है 0.01 से 1 मीटर,
एंड देन लास्ट रेडियो वेव्स उसकी होती है 1 × 10⁻⁷ मीटर, यानी कि 10,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो ये बात हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, अलग अलग जो रेज होती है उसकी। अब जो मैंने आगे बताया था वैसे कि वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, उसकी थोड़ी सी टर्म्स देख लेते हैं, डेफिनेशंस। जैसे मैंने आगे बताया वैसे वेवलेंथ यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू क्रस्ट एंड टू ट्रंक। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वेवलेंथ डिफरेंस बिटवीन टू क्रस्ट एंड टू ट्रंक, दैट मीन्स वेवलेंथ। वेवलेंथ यानी कि लैम्ब्डा, और उसका जो यूनिट होता है वो होता है एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, नैनोमीटर, मिलीमाइक्रोन और सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, जो आगे मैंने लिखा है वो। ओके, तो ये सब उसका यूनिट है। वैसे ही अगर वेव नंबर मुझे फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, तो इसके लिए जो डेफिनेशन से टर्म से, इट इज़ अ नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू आउट अ स्पेस इन 1 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे देखो कि 1 सेंटीमीटर आप मान लो 1 सेंटीमीटर कितना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल, तो इसमें कितने वेव्स पास हुए वो नंबर ऑफ वेव्स का वेव नंबर कहेंगे। तो या अब कितने पास हुए यानी वो कैसे पता चलेगा, तो यहीं से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से तो यहाँ पे टर्न आया, देखो तो टर्न से स्टार्ट किया, क्रस्ट आया, टर्न आया, यानी ये का हुआ, फिर से ये 2 हुआ, यानी कि 1 सेंटीमीटर में जो वेव नंबर आए वो 2 है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक क्रस्ट यहाँ पे, दूसरा क्रस्ट यहाँ पे, यानी कि 2 वेव्स 1 सेंटीमीटर में आ रहे हैं, तो उसे हम वेव नंबर कहेंगे। यानी कि 1 सेंटीमीटर में जितने भी वेव्स पास हो रहे हैं उसे हम वेव नंबर कहते हैं। और जो वेव नंबर होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है, वो आपको पता है। ठीक है, देन उसके बाद जो मैंने आगे बताया वैसे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ वेव्स विच कैन पास थ्रू आउट अ पॉइंट इन अ ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकंड। जैसे मैंने अभी आगे बताया वैसे कि 1 सेकंड के अंदर आपके जितने भी वेव्स पास हो रहे हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक्चुअली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ से उल्टी होती है, जो यहाँ पे दिखाई गई है, म्यू बार इक्वल टू 1/λ, लैम्ब्डा यानी कि वेवलेंथ। ठीक है, तो आगे कैलकुलेशन हम करते हैं, तो म्यू इक्वल टू c/λ। c यानी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उसका जो वैल्यू है वो 2.998 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, यानी कि 3 × 10⁻10 हम ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो यूनिट है वो है हर्ट्ज, यानी कि साइकिल पर सेकंड। जैसे मैंने आपको कहा वैसे अगर क्रस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्रस्ट तक 1 साइकिल ख़त्म हुई, यानी कि 1 सेकंड में कितनी साइकिल ख़त्म होती है, तो वो हुआ आपका फ्रीक्वेंसी का यूनिट। ठीक है, वैसे ही एनर्जी। एनर्जी तो आप सभी को पता है कि एनर्जी किसे कहते हैं, तो एनर्जी इक्वल टू E इक्वल टू h/μ/λ। ठीक है, लैम्ब्डा तो नहीं है यहाँ पे, सिर्फ h/μ ही है। लैम्ब्डा कहाँ से आगे आया वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो म्यू इक्वल टू c/λ, तो यहाँ पे म्यू की जगह पे मैंने c/λ लिख दिया, इसीलिए hc/λ। तो यहाँ पे E क्या होगा, एनर्जी। H यानी कि प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आपको पता है, मैथमेटिक्स में बहुत सारी जगह पे यूज़ हुई है, फिजिक्स में भी यूज़ हो रही है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी यूज़ हो रही है। तो उसकी जो वैल्यू है वो 6.626 इंटू 10⁻⁻27 एनर्जी पर सेकंड इनवर्स है। उसके बाद C वेलोसिटी कांस्टेंट जो आगे हमने देखा, देन लैम्ब्डा वेवलेंथ। ठीक है, जो हमने आगे एक्चुअली डेफिनेशन देखी है। ओके, तो ये थी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड वेवलेंथ। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है,
स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्चुअली बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि भाई अगर मैं ईएमआर लाइट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो जो एनर्जी ऑब्जेक्ट होता है वो मे बी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है या रिफ्लेक्ट करने देता है। तो इसके ऊपर से हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे पता चलेगी? तो इसके लिए है, देखो, सबसे पहले तो ये जो डायग्राम है वो आप समझ लो। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये अभी पेन है सर, समझो, ठीक है, मैंने पेन रख दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ से अगर मैं ईएमआर लाइट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं, तो क्या होगा, जितनी भी ईएमआर लाइट जा रही है उसमें से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि यहाँ से पीछे वापस आएगी, रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। कुछ लाइट क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। अब जो बाहर निकल रही है वो तीन टाइप की हो सकती है, इमिशन भी हो सकती है, ट्रांसमिशन भी हो सकती है और स्कैटरिंग भी हो सकती है। अब यानी इमिशन, ट्रांसमिशन, स्कैटरिंग यानी क्या? इमिशन यानी कि क्या, कि अगर एब्जॉर्ब जो ऑब्जेक्ट होता है कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद रिलीज कर देता है, तो उसे हम कहते हैं इमिशन। जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद रिलीज करता है उसे हम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, यानी कि इमिशन कहते हैं, सॉरी, ठीक है। ट्रांसमिशन यानी क्या, कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता है, सीधा उसमें से ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन। और स्कैटरिंग यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब तो करता है बट थोड़ी देर के बाद, यानी कि जो इमिशन होता है उससे भी थोड़ी और ज़्यादा टाइम लगने के बाद वो एनर्जी लाइट ट्रांसफ़र करता है, तो इसे हम कहते हैं स्कैटरिंग, ठीक है। अब क्या, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, यहाँ पे इमिशन, ट्रांसमिशन, स्कैटरिंग हो गया, बट ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ जो लाइट है वो मे बी एब्जॉर्ब भी करेगा, तो ये एब्जॉर्प्शन भी होगा लाइट का यहाँ पे। यानी कि लाइट का यहाँ पे एक्चुअली हम देखने जाए तो तीन टाइप का प्रोसीजर हो सकती है यहाँ पे। सबसे पहले तो रिफ्लेक्ट होगा, उसके बाद ट्रांसमिशन होगा, यानी कि इमिशन, ट्रांसमिशन, स्कैटरिंग होगा, या एब्जॉर्प्शन होगा। ये तीन में से कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यही कह रहा है। एंड अब लैम्बर्ट बीयर लॉ, अगर आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है तो लैम्बर्ट बीयर लॉ आपको समझना ही पड़ेगा। अगर आप लैम्बर्ट बीयर लॉ नहीं समझोगे तो आपको उसमें कुछ भी पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो लैम्बर्ट बीयर लॉ के ऊपर ही बेस है। तो ये आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये लैम्बर्ट बीयर लॉ है वो एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करवा लूँगा, क्योंकि उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर अभी हम देखने जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी ये जो इमेज है उससे आप समझने का प्रयत्न करो कि यहाँ से मैं ईएमआर में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। ईएमआर यानी कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझना है। अब जो ईएमआर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वो जो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये जो आपकी एक सैंपल का सॉल्यूशन है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लाइट ट्रांसफ़र हो रही है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रेडिएशन। उसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट रेडिएशन I0 या I0। ये जो ईएमआर लाइट आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, इंसिडेंट रेडिएशन I0 आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, एक्चुअली कितने परसेंट होगा? 100% आप दे रहे हो वहाँ पे इस सैंपल के ऊपर, ठीक है। अब क्या होगा, ये सैंपल है, सैंपल में से कुछ लाइट ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी कि ट्रांसमिटेड रेडिएशन आ जाएगा। अब ट्रांसमिटेड रेडिएशन कितना आया? 95% ट्रांसमिटेड रेडिएशन आया। अब डिफरेंस देखो कि आपने इंसिडेंट रेडिएशन कितना दिया था? 100%, निकला कितना? 95%, यानी कि 5% का कहीं ना कहीं उसमें गलती आई, कहीं ना कहीं गड़बड़ी आई। तो वो जो 5% की गड़बड़ी आई वो क्या हुआ? तो आपका जो सैंपल सॉल्यूशन है ना, वो 5% लाइट एब्जॉर्ब कर ली, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि 5% एब्जॉर्प्शन हुआ यहाँ आपका, ओके। तो ऐसा कुछ हो सकता है।
आपकी जो EMR लाइट इंसिडेंट रेडिएशन आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तब, अब उसमें भी कुछ शर्तें हैं, कुछ टर्म्स है। जैसे कि फर्स्ट टर्म क्या है, इफ़ सैम्पल सॉल्यूशन इज़ ट्रांसपेरेंट, ये जो आपने सैम्पल सॉल्यूशन दिया है पूरा ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, आप सिर्फ इमेजिन करो कि यहाँ पे जो मेरे पास बीकर है, फॉर एग्जांपल बीकर है, उसमें मैंने पानी भर लिया है, वाटर है, या वाटर है यानी कि ट्रांसपेरेंट होगा। अब ट्रांसपेरेंट है यानी कि अगर मैं यहाँ से लाइट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो इसमें से तो ईजिली निकल जाएगा, ईजिली निकल जाएगा यानी कि जितनी भी लाइट आप ट्रांसफ़र कर रहे हो वो सभी निकल जाएगी। ठीक है, यानी 100% यहाँ पे I0 दे रहे हो तो T कितना होगा, यहाँ पे 100% होगा। अब यहाँ पे ट्रांसमिटेड रेडिएशन 100% होगा, दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन 0 हो जाएगा। जो यहाँ पे है देखो, एब्जॉर्प्शन कितना है 0, परसेंटेज T 100% निकला, I0 100% हमने दिया था। ठीक है, तो इसके ऊपर से आप क्या कह सकते हो कि I0 इक्वल टू आई यानी कि यहाँ पे आया आपका, ओके, ट्रांसमिटेड रेडिएशन जहाँ से आपने निकला वो, इसीलिए I0 इक्वल टू आई आएगा। सबसे पहला टर्म्स ये आया। अब सेकंड टर्म्स क्या है कि इफ़ सैम्पल सॉल्यूशन इज़ नॉट अ ट्रांसपेरेंट, यानी कि आपका जो सैम्पल सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, यानी कि कलर सॉल्यूशन होगा। अब कलर सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, फिर से एक बार मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अब यहाँ पे ऐसा समझो कि रेड कलर का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ से आपने लाइट ट्रांसफ़र की तो अब क्या होगा, रेड कलर का सॉल्यूशन है, 100% लाइट आपने ट्रांसफ़र की, तो यहाँ से सैंपल के अंदर से गया, बट 100% लाइट यहाँ से नहीं निकली। क्यों? क्योंकि आपका जो सैंपल सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, कलर सॉल्यूशन है। तो क्या होगा, मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पे 95% ही समझ लो कि 95% ट्रांसमिटेड रेडिएशन आई, तो 95% आया, दैट मीन्स वो 100% से कम ही है, यानी कि I0 से तो कम ही है। ठीक है, फर्स्ट ये हमने ये पता कर लिया। देन अब यहाँ पे 95% आया तो एब्जॉर्प्शन कितना हुआ, 5%, यानी कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे है कि अगर सैंपल सॉल्यूशन नॉट ट्रांसपेरेंट तो परसेंटेज ए यानी कि एब्जॉर्प्शन क्या होगा, मोर देन 0 से ज़्यादा ही होगा। कितना होता है वो सैंपल पे डिपेंड रहता है, बट ज़्यादा होगा। वैसे ही परसेंटेज टी लेस देन 100%, यानी कि 100% जितना हम इंसिडेंट रेडिएशन देते हैं 100%, उससे ही कम ही होगा, 100% तो निकलेगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि I0 ग्रेटर देन आई, इंसिडेंट रेडिएशन जो हमने दिया वो ज़्यादा है आई से, ऐसा हम कह सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिखा, A इक्वल टू एब्जॉर्प्शन इक्वल टू I0 डिवाइड बाई आई, यानी कि I0 ज़्यादा है इसलिए ऊपर है और ये नीचे है। ऐसे ही परसेंटेज T इक्वल टू आई डिवाइड बाई I0, क्योंकि आई क्या है यहाँ पे कम है और ये ज़्यादा है। तो इसके ऊपर से मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो मैं आपको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेल में पढ़ा होगा, बट यहाँ पे आप देखो कि ए एब्जॉर्प्शन इक्वल टू log 10 इंटू 1/T। टी यानी क्या होगा, ट्रांसमिटेड रेडिएशन। ठीक है, अब 1/T, तो टी की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, देखो 1 डिवाइड बाई I0। तो इसके ऊपर से एब्जॉर्प्शन ए इक्वल टू log 10 I0 डिवाइड बाई आई। अब I0 डिवाइड बाई आई क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है ही ऑलरेडी। ठीक है, तो इसके ऊपर से आप कितने एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, log 10 के बेस में, EN के बेस में भी काम कर सकते हो, पर वो कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो उसके ऊपर से आपको, उसके ऊपर नहीं जाना है आपको इन शॉर्ट।
ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, एब्जॉर्प्शन इक्वल टू log 10 इंटू आई नॉट डिवाइड बाई आई। जैसे मैंने आगे कहा वैसे कि जो भी ऑब्जेक्ट होती है वो ऑब्जेक्ट में भी एब्जॉर्ब करता है या इमिशन करता है, ट्रांसमिशन करता है, कुछ भी करता है, तो इसके ऊपर से स्पेक्ट्रोस्कोपी जनरेशन होती है कि कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि EMR मैटर देयर टाइप एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इमिशन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड स्कैटरिंग बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लाइट एब्जॉर्ब करता है तो इसके ऊपर से हमें पता चलता है कि भाई मेरा जो कंपाउंड है वो मे बी ये हो सकता है। एब्जॉर्प्शन के ऊपर से हमने पता किया, इसीलिए एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो हमें वह भी यही देखनी है, तो इसलिए हम यही करेंगे, क्योंकि हमारी जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो सब इसी में ही आएगी। तो यहाँ पे देखो कि एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसके लिए एनर्जी स्टेट चाहिए। कौन से? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट चाहिए, या वाइब्रेशनल चाहिए, रोटेशनल चाहिए, या स्पिन एनर्जी स्टेट चाहिए। ये चारों चार चाहिए, और चारों चार जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट लेते हैं तो उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग आएगी, वाइब्रेशनल की स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग आएगी, रोटेशनल की अलग आएगी, स्पिन की अलग आएगी। तो यहाँ से भी आप स्पेक्ट्रोस्कोपी डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि हम आगे देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एनर्जी स्टेट है, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये सभी ग्राउंड स्टेट है, और ये सब एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की बात कर लेता हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है मेरा, और वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और उसके बाद फिर से वापस नीचे आएगा, क्योंकि वहाँ तो रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेके ऊपर जाएगा, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, और उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को कहते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, वैसे ही वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट, वाइब्रेशनल यानी कि आपका जो भी मॉलिक्यूल है उसमें जितने भी बॉन्ड है वो वाइब्रेट होते हैं। वाइब्रेट यानी कि स्ट्रेच होगा, बेंड होगा, इसके ऊपर जो जितनी भी एनर्जी लेगा, उसके बाद एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद स्ट्रेचिंग होगा, बेंडिंग होगा, और उसके बाद वो ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद यानी कि एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद फिर से वापस नीचे आएगा, तो उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम कहेंगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वैसे ही रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो रोटेट होगा। मॉलिक्यूल्स तो नहीं होता, एटम्स रोटेट होता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। वैसे ही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात स्पिन, यानी कि मेरा जो प्रोटॉन है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और फ्लिप करेगा। एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब करेगा? मैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन है, यहाँ पे वाइब्रेशनल रेडिएशन है, यहाँ पे रोटेशनल रेडिएशन है, वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक रेडिएशन है, जो वो एब्जॉर्ब करने के बाद जो प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, वो फ्लिप करता है। तो वो फ्लिप करता है, उसके बाद फिर से अपने मेन पोजीशन में आने के लिए जितनी भी एनर्जी रिलीज करता है, इमिशन करता है, तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम कहते हैं स्पिन स्पेक्ट्रोस्कोपी या NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो ये थी सब स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिफ्रेंशिएट। अब जो गैमा रेज है, सबसे पहले तो ये थोड़ा सा, वैसे तो ज़रूरत तो नहीं है, बट देख लेते हैं। एक्चुअली जो गैमा रेज होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कहाँ पे करते हैं? न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, जो आपका जो भी एटम होता है उसमें सबसे अंदर क्या होता है? सबसे पहले न्यूक्लियस होता है। तो ये जो गैमा रेज है वो न्यूक्लियस पे इफ़ेक्ट करते हैं। अगर गैमा रेज हम ट्रांसफर करते हैं तो न्यूक्लियस पे इफ़ेक्ट करेंगे, बाहर के आउटर सेल में कहीं भी इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। वैसे ही एक्स रेज होते हैं वो कहाँ पे इफ़ेक्ट करते हैं? इनर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो भी अंदर वाला होता है, वनेस वाला,
वहाँ पे इफ़ेक्ट करता है एक्स रेज। वैसे ही यूवी विजिबल आउटर इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बाहर है, सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, 3s वाला, 4s वाला, 5s वाला, जो भी आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे ये इफ़ेक्ट करेगा अगर यूवी विजिबल रेज हम ट्रांसफ़र करते हैं तो। वैसे ही IR, तो आपका जो भी मॉलिक्यूल है उसे वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करने के बाद स्ट्रेचिंग बेंडिंग होगा, तो इसीलिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। वैसे ही माइक्रोवेव्स, यानी कि आपका जो मॉलिक्यूल है वो उसे रोटेट करेगा, ठीक है, रोटेट करता है, तो इसके ऊपर से माइक्रोवेव्स स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होती है। और रेडियो वेव्स यानी कि आपका जो न्यूक्लियस होता है वो स्पिन करेगा, यानी कि फ्लिप करेगा। न्यूक्लियस यानी कि कोई भी प्रोटॉन होता है उसमें न्यूक्लियस तो होता ही होता है, मैं मैग्नेटिक रेडिएशन उस पर ट्रांसफ़र करता हूँ तो वो कहीं ना कहीं फ्लिप करेगा। तो जो फ्लिप होता है, तो वो जो रेज हम यूज़ करेंगे उसे हम कहते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स सबसे ज़्यादा वहाँ पे यूज़ होते हैं। तो ये थी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, और स्पेक्ट्रोस्कोपी की थोड़ी इंट्रोडक्शन। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मुझे पता है कि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट ये ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम ब्रेक लगा के 2 वीडियो पार्ट में करते तो मज़ा नहीं आता, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट था। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, और समझ में आया है, पसंद आया है, और कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, एंड वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकॉन प्रेस कर दो, ताकि जो ये मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे कितने ही सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो ट्यूशन क्लास नहीं कर सकते, तो इसके लिए वो स्टूडेंट्स यहाँ से सीख सके, तो इसीलिए उस स्टूडेंट तक ये वीडियो जाना चाहिए, इसीलिए शेयर करना तो ज़रूरी है, बट इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस करना पड़ेगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।